हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस सेशन में जनरल साइंस की क्लास नंबर 21 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर लगातार 22 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे लेक्चर्स आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर होंगे। अगर आपका उन लेक्चर में कोई डाउट रहता है तो उन डाउट्स को हमारे तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को बढ़िया से समझने के लिए डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, तो उनको जरूर क्लियर किया करो, या तो खुद से, या तो गूगल की आप हेल्प ले लिया करो, या तो हमारे साथ आप उन चीज़ों को शेयर कर लिया करो। चले आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। चलो जी, जनरल साइंस क्लास नंबर 21। देखो, आज का जो हमारा सेशन है इसका टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या टॉपिक रहेगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है इसको ना। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं तो वहां पे हमने लाइट से रिगार्डिंग ही या लाइट से रिलेटेड ही हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था लेंस एंड मिरर। सबका टॉपिक क्लियर था ना? इंपॉर्टेंट है वही, लेंस मिरर मिलेगा पेपर में क्वेश्चन, है ना? तो अब देखो, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। कंटिन्यू करें इस चीज को। देखो, अगर मैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करूं, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहले चीजों को, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कि स्पेक्ट्रम होता है क्या है, ये है ना, हमें कुछ और चीजें जानने पड़ेंगी। चलो जी, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लो जो व्हाइट लाइट की बात होती है ना, व्हाइट लाइट, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? सफेद प्रकाश। समझते चलना चीजों को। सफेद प्रकाश। भैया, अभी हमारे सामने उजाला है ना, दिन है, तो वो किसकी वजह से है? वो प्रकाश की वजह से ही है। और वो प्रकाश कैसा दिखाई देता है हमें? सफेद। कैसा दिखाई देता है? सफेद। पर अगर मैं रियलिटी की बात करूं, अगर मैं रियलिटी, है ना, या रियलिटी की बात करूं, तो बोला जाता है कि ये जो सफेद प्रकाश है ये अकेला नहीं है, ये 7 रंगों से मिलके बनता है। ये सफेद प्रकाश या व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है और इसको हम बोलते हैं विबग्योर। जो 7 रंग हैं वो ये हैं विबग्योर। सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। बी से वायलेट, जिसको आप क्या बोलते हो? बैंगनी। आई से इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग हैं वो। क्लियर है? बात क्लियर हो रही है ना? कोई देखो कितना सही टॉपिक बन रहा है, मतलब कुछ अलग हमें जानने को मिल रहा है। पहली बात तो क्या, जो सफेद प्रकाश हमारे सामने है, जो आसपास के वातावरण में, यहाँ पे सब कुछ आपको वाइट दिख रहा है ना, कोई आपको ब्लू लाइट तो नहीं दिख रही। पर इस व्हाइट रे के पीछे की बात करूं तो वो भैया वो 7 कलरों से मिलकर बनी है वो व्हाइट रे। उसी को हमें देखना है, उसी से संबंध रखता है आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। चलो जी, देखो, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या काम किया, या उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा, या क्या एक्सपेरिमेंट करा। देखो, बोला गया, यहां पे एक प्रिज्म लिया उन्होंने, एक प्रिज्म ले लिया उन्होंने। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता है भाई प्रिज्म क्या है। प्रिज्म कुछ खास नहीं है, स्पेशल मैन्युफैक्चर्ड ग्लास को हम नाम देते हैं प्रिज्म। क्या बोला? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? स्पेशल मैन्युफैक्चर्ड ग्लास, कि मतलब उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसकी तीनों जो साइड्स है वो बराबर होंगी और बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पे देखे जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये नॉर्मल जो कांच होता है ना वो ही था, पर इसको कुछ इस तरह से काटा कि वो उसके सारे डायमेंशन जो वो इक्वल रखे गए। उसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रिज्म। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, एक तरह का ये क्या है? ग्लास ही है। बात समझ आ रही है? पर ये ग्लास कैसा है? ये तैयार किया गया, ये एक तरह से मैन्युफैक्चर किया गया, स्पेशल, है ना। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला गया, अब हमें क्या यहां पे करना है? आप ऐसा कर लो, जो आपको सफेद प्रकाश दिख रहा था ना, जो व्हाइट लाइट दिख रही थी ना आपको यहां पे इस नेचर में जो दिख रही है आपको, उसकी एक रे पकड़ लो, एक किरण पकड़ लो, उसकी पकड़ ली, है ना, और उस रे को आप इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवा दो, इंसिडेंट करवा दो। क्लियर है चीजें? बात समझ आ रही है? अब देखो, ये आपने इनपुट दी, ये इनपुट क्या थी? व्हाइट रे। व्हाइट रे, बढ़िया से समझना इन चीजों को। व्हाइट रे आपके पास से इनपुट थी। अब क्या हुआ? या व्हाइट लाइट भी बोल सकते हो, या व्हाइट रे भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, तो देखो, ये इनपुट गई, पर बोला जाता है जैसे ही ये प्रिज्म के ऊपर टकराती है ये आपके पास व्हाइट लाइट,
तो उसके बाद कुछ अजीब अजीब सा देखने को मिलता है। वो अजीब क्या था कि इसके अंदर से 7 रंग निकलते हैं। कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग। पर वो हमें दिखते कब हैं? जब हम प्रिज्म से इस चीज को पास करवाएंगे। ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जी, तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे आपके पास 7 रंग दिखे। 7 रंग वो कौन से? यही हैं, बिबग्योर ही हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। पर यहां पे क्या चीज महसूस की गई? बोला कि सबसे पहले यहां से बहुत फास्ट स्पीड से रेड कलर निकलता है। यहां से कौन निकलता है? रेड। उसके बाद निकलता है ऑरेंज, उसके बाद निकलता है येलो, उसके बाद निकलता है ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। तो हमें यहां पे क्या पता चला कि भैया सबसे पहले जो आपके पास निकला वो रेड कलर सबसे पहले निकलता है यहां पे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। बोला क्लियर है? इसकी जो यहां पे देखा गया जो रेड कलर है वो बहुत फास्टेस्ट है, या उसकी जो स्पीड है या वो बहुत फास्ट था। क्लियर है? वो बहुत फास्ट निकला यहां से। अगर मैं वायलेट कलर की बात करूं जो सबसे लास्ट में यहां पे हमने ड्रॉ करा है, वो बोला सबसे स्लो निकलता है यहां से। क्लियर है? चीज है, बात समझ आ रही है भैया? ये क्या हो रहा है? इसको बोल जाता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्या बोल जाता है इसको? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। क्या बोल जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। ये एक लाइट आई जो कि 7 कलरों में या 7 रंगों में देखने को मिली, उसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर। इतनी चीजें क्लियर हो रही है। अब जी आपने अगर हमारे लेक्चर्स बढ़िया से देखे होंगे जिसमें हम लेंस और मिरर की बात कर रहे थे, वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम, DANSER, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है? हवा वाला। डेंसर मीडियम से आप एग्जांपल में क्या रख सकते हैं? वाटर। क्लियर है? ये चीज सुनी है ना आपने? क्या देखा था हमने जब हमने रिफ्रैक्शन की बात करी थी, जब हमने रिफ्रैक्शन को समझा था तो बोला था ये आपके पास जो है वो एयर मीडियम है। ये कौन सा था? एयर मीडियम। और ये आपके पास कौन सा है? डेंसर मीडियम। क्लियर है? डेंसर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेस जाती हैं तो वो क्या होती हैं? रिफ्रैक्ट होती हैं, अपनी डायरेक्शंस में चेंजेस करती हैं। वो किस तरफ चेंजेस करेंगी, यहां पे उसको समझने के लिए हमने क्या करना है? हमने यहां पे क्या बना देना है? एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर देनी है। नॉर्मल रे हमने यहां पे ड्रॉ कर ली है। अब क्या हुआ? बोला कि जब आपके पास हम रेयर टू डेंसर चलते हैं तो जो हमारी रिफ्रैक्शंस हैं वो किस तरफ, किस डायरेक्शंस को होती है? टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरफ को आपके पास चीजें झुकेंगी। तो यहां से आपके पास रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके पास इस तरह से है ना, यहां पे आपके पास इस तरह से जो कलर है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहां पे कौन सा कलर आएगा सबसे लास्ट में? वायलेट। और ऊपर कौन सा आ चुका है? रेड। क्लियर है चीजें? हाँ, ये चीजें समझ आ रही हैं। अब जी अब आपके पास क्या बोला जाता है कि इन्हीं रंगों को देखने के लिए आगे एक स्क्रीन लगा दी जाती है। आगे स्क्रीन लगा दी जाती है। रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद क्या था? ब्लू, इंडिको और वायलेट। इस तरह से ही था, है ना? तो बोला जाता है यहां पे ये जो कलर है वो सबसे फास्ट था, सबसे तेजी से निकला, और ये जो कलर था वो सबसे स्लो था, इसलिए वो सबसे लास्ट में निकला। और वो ज़्यादा हमारे टुवर्ड द नॉर्मल एक तरह से बेंड हो गया था। आपको इतना कुछ जानना नहीं है, बस आप ज़्यादा स्टोरी के ऊपर रहो कि मतलब टॉपिक के ऊपर रहो। ये जो एयर टू डेंसर मीडियम है इसको छोड़ देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर्स देखा नहीं होगा। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्पर्शंस। बहुत सारे टर्म्स हमारी यहाँ पे क्लियर होंगी। डिस्पर्शन, क्लियर है? डिस्पर्शंस ऑफ लाइट क्या है पूछा जाता है ना? तो वो क्या है? डिस्पर्शंस ऑफ लाइट क्या मतलब होता है? व्हेन लाइट क्या बोला गया? डिस्पर्शंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि व्हेन लाइट डिवाइडेड इन 7 कलर इज नॉन एज द डिस्पर्शंस ऑफ लाइट। या फिर आप यहां पे लिख लेना कि ये आपके पास डिस्पर्शंस ऑफ लाइट है। यहां पे आपके पास डिस्पर्शंस ऑफ लाइट हुआ है। डिस्पर्शंस ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ है? जब जो आपके पास 7 रंग थे वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्लियर है? जो आपके पास कलर हैं वो सारे दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शंस ऑफ लाइट। सिंपल सी फिर से मैं आपको एक लाइन, एक डेफिनेशंस लिख लो। बोलेगा डिस्पर्शंस क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट
इज स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर इज नोन एज द डिस्पर्शन। ये व्हाइट लाइट आई थी ना यहां से, व्हेन अ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब आपके पास ये व्हाइट, ये जो सफेद किरण है जो 7 रंगों में आपके पास देखने को मिलती है या बिखर जाती है या अलग हो जाती है, 7 रंगों में जो दिखती है, उसी को हम डिस्पर्शंस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्पर्शंस कहाँ पे हुई ये याद रखना, इस जगह पे डिस्पर्शंस होती है, इस जगह पे। उसके बाद रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुई भाई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गई है ना। और हमें क्या देखने को मिला, ये रेड है और सबसे लास्ट में आपके पास कौन निकला था, वायलेट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जी आ जाओ, बोला जाता है ये जो स्क्रीन यहाँ पे लगाई है ना, यही स्क्रीन है स्पेक्ट्रम। इसी स्क्रीन को क्या नाम दिया जाता है, इसी स्क्रीन को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम, क्लियर है। तो यही आपके पास क्या बना लास्ट में, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, क्लियर है। अब आपको पता चल चुका है कि जब एक सफेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में बिखर जाती है या 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, तो वो जब स्क्रीन पे रिकॉर्ड की जाती है उसी को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। ये चीजें क्लियर हो चुकी है ना। अब देखो ये विबग्योर मैं जहां पे लिखता हूं ना, VIG विबग्योर, ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम है, ये जो विबग्योर एक स्पेक्ट्रम बना यहां पे बना ना, ये विजिबल है, ये ह्यूमन विजिबल स्पेक्ट्रम है। ह्यूमन विजिबल स्पेक्ट्रम है कि मतलब जो मानव की आंखें हैं इसी प्रकाश को देख सकती हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकाश को नहीं देख सकती हैं विदाउट एनी, मतलब समझ आ रही चीज़ है मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम ऐसे खुली आंखों से अगर प्रकाश देखना चाहें तो हम केवल और केवल इसी स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं जो विबग्योर का स्पेक्ट्रम है। इससे ऊपर का जो स्पेक्ट्रम है वो भी हम नहीं देख सकते, इससे नीचे का जो स्पेक्ट्रम है वो भी हम नहीं देख सकते हैं। देखते हैं कि क्या बात हो रही है। यहाँ पे याद रखना कि जो बी है, बी की जो आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर। कितना है, 400 नैनोमीटर। और रेड की जो वेवलेंथ है वो है आपके पास 800 नैनोमीटर। कितना है, 800 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, है ना। अभी हमने कौन सा देखा, ये विबग्योर स्पेक्ट्रम देखा ना। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ह्यूमन आइज डायरेक्ट नहीं देख सकती हैं। उसको देखने के लिए हमें किसी पर्टिकुलरली डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, वहाँ पे बहुत सारी वेव्स की बात होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो अभी समझ आएगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रे चलती है उसका नाम है, क्या नाम है, गामा रे। गामा रे, क्लियर है। नंबर 2 पे जो चलती है वो है एक्स रे। नंबर 3 पे जो हमें देखने को मिलती है वो है यूवी रे, क्लियर है। उसके बाद यहां पे जो आपको देखने को मिलती है रेडियो वेव, इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड के बाद आपने यहां पे लिखना है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखना रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, क्लियर है। चले, बोला गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ये वो स्पेक्ट्रम है ना जिसे हम नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से, क्लियर है। उसके लिए पर्टिकुलरली किसी डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है। गामा रेज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, भाई गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ, है ना। वेव मतलब क्या होता है, ये जो तरंगे हैं, तरंगों की जो आपके पास एक लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी होगी। तो याद रखना लेस देन 0.1 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं ये। गामा रेज की जो आपके पास वेवलेंथ है वो कितनी है, 0.1
या लेस देन मतलब क्या है, ये इस तरह से आपके पास जो होता है सिंबल जो होता है लेस देन का 0.1 आंगस्ट्रॉम। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, जब भी हमें आंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना होगा, क्योंकि देखो आंगस्ट्रॉम क्या है पहले ये देख लो। आंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको हम किसकी लेंथ के लिए यूज करते हैं, वेवलेंथ की लेंथ के लिए या वेव की लेंथ के लिए यूज करते हैं। अब नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर भी आपके पास एक यूनिट ही है लेंथ का, क्लियर है। तो हमें ये जो वेव की आपके पास लेंथ है उसको हमें आंगस्ट्रॉम में भी पता करना है और नैनोमीटर में भी पता करना है। 0.1 आंगस्ट्रॉम। अब बोला जाता है, देखो यहां पे क्या बोला जाता है, अगर हमें आंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना होगा तो डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। आंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना होगा तो डिवाइडेड बाय 10, ऐसे याद रख लेना। तो मैं अगर 0.1 आंगस्ट्रॉम की वैल्यू नैनोमीटर में काउंट करूं तो कितनी बन जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.01 नैनोमीटर, क्लियर है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखना है इस कॉन्सेप्ट को। अब आ जाओ जी, अब आपके पास था एक्सरेज। अगर एक्सरेज की बात करूं तो बोल जाता है ये 0.1 आंगस्ट्रॉम से लेके काम करती है 100 आंगस्ट्रॉम तक, क्लियर है, सही हो चुका है। नेक्स्ट था ये 100 आंगस्ट्रॉम से काम करेगी 400 आंगस्ट्रॉम तक, ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे ये 800 आंगस्ट्रॉम से काम करती है और बोला जाता है 10 रेज़ टू पावर 7 आंगस्ट्रॉम तक हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। उसके बाद बोला गया 10 रेज़ टू पावर 7 आंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू है और 10 रेज़ टू पावर 10 आंगस्ट्रॉम तक हमें ये देखने को मिलती है। और मैं अगर इसकी वेवलेंथ की बात करूं, ये 10 रेज़ टू पावर 11 आंगस्ट्रॉम से अबव है या अधिक होती है, उसको हम इसमें काउंट करते हैं रेडियो वेव्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं और बीच में आपके पास विबग्योर स्पेक्ट्रम भी आता है, यहाँ पे विबग्योर आता है, क्लियर है। वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो इसकी पोजीशन यहाँ पे विबग्योर स्पेक्ट्रम में क्या अभी आपने पढ़ा था, आपने लिखा था ना वहाँ पे, कितना लिखा था, 100 से 4000 करना है इसको आप, है ना, ये 8000 है। यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो था वो 400 नैनोमीटर पढ़ा था आपने। 400 नैनोमीटर कैसे आया, जब 4000 आंगस्ट्रॉम की वैल्यू थी, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता तो 10 से डिवाइड करना पड़ना था, नैनोमीटर आ जाना था। मैंने पहले लिखवाया था ना, रेड की जो आपके पास वेवलेंथ है वो कितनी रहती है, यहाँ पे लिखा था वो 800, है ना, 800 नैनोमीटर की बात करी थी और वायलेट की कितनी थी, 400 नैनोमीटर। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँ तो नैनोमीटर से आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 कर देना है आपने, है ना। हाँ, तो ये चीज़ है। या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी क्या लिख सकता था, 4000 आंगस्ट्रॉम टू 8000 आंगस्ट्रॉम, क्लियर है। इसके बारे में हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं, विबग्योर के बारे में हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा आप पॉज कर लेना, बस मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए कि जो हमारा एक सीक्वेंस चल रही थी उसको बनाए रखने के लिए। अब आ जाओ जी, देखो यहाँ पे क्या बोल जाता है कि जो वेवलेंथ है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। बात क्लियर हो रही है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेवलेंथ कम हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तरह से तीव्रता रख लेना, है ना। इसकी एनर्जी की बात कर लो, फ्रीक्वेंसी से आप ऐसा समझ लेना कि इसकी एनर्जी की बात हो रही है, क्लियर है। तो बोला गया अगर मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करूं इस पूरे स्पेक्ट्रम में, वो किसके पास रहती है, गामा रेज में, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसकी। बात क्लियर हो रही है। देखो ये गामा रेज की बात करें, इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ जो कैंसर पेशेंट्स है ना, कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम गामा रेज का यूज़ करते हैं,
किसका यूज़ करते हैं? गामा रेज का। ये जो रेज है ना, ये सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं? ये सन से। हमारा सन यहाँ पे मान लो ये सन है। सन आपने अगर ढंग से चीज़ें पढ़ी होंगी कभी तो बोला जाता है ये यूजफुल रेज भी प्रोवाइड करता है और ये हार्मफुल रेज भी प्रोवाइड करता है। हार्मफुल भी ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। क्लियर है? और जो कुछ हार्मफुल है, क्लियर है, जिनकी बात करें यूवी रेज की, वो पहले ही पास करवा दी जाती हैं या पहले ही रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। ज्योग्राफी में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोल जाता है, जो यूजफुल रे है वो हमारे लिए है बिबग्योर, वैसे देखा जाए तो, है ना। ये हैं पर इनकी एप्लीकेशंस हर जगह नहीं है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसान भी करती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, गामा रेज एक तरह से कैंसर पेशेंट्स के लिए एक जहर माना जाता है और इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ एक्स रेज। एक्स रेज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? बोल जाता है कि बॉन फ्रैक्चर्ड, मतलब जब हड्डी में कोई टूट, एक तरह से हड्डी में कोई सूजन आ गई या फ्रैक्चर हो गया, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, उसी के बाद आपके पास एक्सरेज जो या एक्स रेज हैं वो निकलती हैं। तो मतलब इसका क्या है, इसको आप याद रखना कि जब हमारे शरीर में कोई वॉन फ्रैक्चर होता है उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे किया जाता है। भाई ये सही है ना, पर वो हमारी बॉडी के लिए बोलते हैं ना कि ज़्यादा एक्सरे भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर हम इनका लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम के लिए हमारे बॉडी में और डिजीजेस जैसी चीज़ें जो हैं वो एंट्री करेंगे। तो इसकी आपको ये पता होना चाहिए वेवलेंथ कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। भैया अगर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं कभी इतिहास या जो पीछे का टाइम है ना, पास्ट में कभी अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता है इस क्वेश्चन की क्या वेटेज है। डायरेक्ट पूछा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर, वो कितना? 0.1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.001 नैनोमीटर। और वो किसकी आपके पास वेवलेंथ है? गामा रेज की। इसकी क्या वेवलेंथ है? बिबग्योर की क्या वेवलेंथ है? जिसको हम देख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक ही हम लोग देख सकते हैं। अब आ जाओ जी, अब आ गया यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरावैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं इसको? पैरावैंगनी किरणें बोला जाता है। इनको एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग के काम लाते हैं। जैसे मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट को हमें क्लीन करना रहता है, या यहाँ पे आप याद रखना ये हाईली केमिकल एक्टिव होती हैं। हाईली केमिकल एक्टिव होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास रिएक्शंस है केमिकली तरीके से ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे आपने बस इतना याद रखना, यूवी रेज का मतलब क्या है कि उसका वेवलेंथ जो है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। बस इतना याद रख लो। बिबग्योर एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको जो मनुष्य है वो आराम से देख सकता है, जिसकी वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम है। इंफ्रारेड रेज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल जाता है इंफ्रारेड रेज जो है ना, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? बोल जाता है ये स्कैटर्ड नहीं होती है, ये बिखरती नहीं है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना। ये बहुत कम बिखरती है। और इसका यूज़ जो है ना, बोला जो हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। प्लस ऐसा क्षेत्र जहाँ पे धुंध है और फोटो वगैरह खींचना है, जो फोटो कैमरा होते हैं ना, उनमें भी इंफ्रारेड रे का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब कभी धुंध पड़ी हुई होती है और फोटो लेने होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, मतलब कि जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल सही आ पाए, ये जो यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो क्या करेंगी, वो डायरेक्टली अपने फोकस पॉइंट पे एक तरह से पड़ेंगी, उसके बाद हमें वो पूरा ऑब्जेक्ट बढ़िया से दिखेगा। तो इसका सबसे सही क्या था कि ये स्कैटर्ड, बिखरती कम है। माइक्रोवेव्स खाना पकाने के काम आती है। रेडियो वेव्स ये रेडियो कम्युनिकेशंस के काम आती है, ये जो रडार कम्युनिकेशंस होता है उसके काम आती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके पास वेवलेंथ है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहती है। और फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसकी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। अब जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितने भी यहाँ पे मैंने नाम लिखे, गामा रेज की बात करूँ, बिबग्योर की बात करूँ, प्लस जो माइक्रोवेव्स है इनकी बात करूँ,
ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रिज्म पे। पर अगर मैं नॉर्मल प्रिज्म पे हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यूवी और इंफ्रारेड रेज की बात करूं तो इनके लिए नॉर्मल प्रिज्म नहीं रहता है। एक के लिए रॉक सॉल्ट प्रिज्म रहता है और एक के लिए क्वार्टर्स प्रिज्म रहता है। लिख लेना क्वार्टर्स प्रिज्म, QUARTZ, क्वार्टर्स प्रिज्म, PRISM, क्वार्टर प्रिज्म है ना। QUARTZ ये यूवी रेज के लिए है। यूवी रेज को अगर डिटेक्ट करना होगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्वार्टर्स प्रिज्म का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रारेड की बात करी जाएगी तो ये कौन सा प्रिज्म आएगा, रॉक सॉल्ट प्रिज्म। बस इतना लिख लेना, याद रखना बस इन चीज़ों को। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई गई वो सारी की सारी समझ आई होंगी। इसमें कुछ खास था नहीं, पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्या कि वेवलेंथ हमें सारी पता होनी चाहिए और जो विबग्योर का स्पेक्ट्रम है वो आप सबको पता चल चुका है। बहुत बड़ी बात तो हमें ये पता चली भैया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब एक सफ़ेद किरण प्रिज्म के ऊपर गिराई जाती है तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स देखने को मिलती है जिसको हम डिस्पर्शंस नाम देते हैं। उसके बाद वहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देते हैं, वहाँ पे सारी जो वेव्स है वो हमें दिख जाती है। रेड सबसे फास्ट होती है और वायलेट जो है वो सबसे स्लो होती है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, उसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोल देते हैं। अब ये भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बोला था रेनबो जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलेगा। रेनबो के बनने का कारण क्या है। अब आप खुद बताओ रेनबो का मतलब क्या है। जब आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग से कलर दिखाई देते हैं, 5-6 कलर आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। यहाँ पे ऑरेंज भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा, सारे कलर होंगे वो साथ के साथ। तो वो कब दिखाई देते हैं, जब डिस्पर्शन होती है। क्या होता है, डिस्पर्शन है ना। तो इंपॉर्टेंट है, रेनबो किसकी वजह से है, डिस्पर्शन क्या है, व्हेन अ सिंगल लाइट या when a white light split into 7 color is known as the dispersions. When a white light split into 7 color is known as the dispersions. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बढ़िया से पढ़ना। और मैंने आपको अभी बोला है कि इन टॉपिक्स के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं भी और भी टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंपॉर्टेंस बना के चलते हैं, तो उस टॉपिक्स को नीचे कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम उन टॉपिक्स को पकड़ के यहाँ पे बढ़िया से लेक्चर्स दें आपको। क्लियर है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जनरल साइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो यही हैं। और कल का लेक्चर्स आपके पास रहेगा, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अगर आप कोई नया टॉपिक नहीं बताओगे तो। क्लियर है? आज के लिए काफ़ी है। कोशिश करो कि बढ़िया सी चीज़ों को समझो और अच्छी लगे वीडियो तो इसको जरूर शेयर करें। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद।